हाय नमस्कार, चर्नोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो थिएटर, सिनेमा और टीवी जगत के बहुत ही दिग्गज कलाकारों में से एक है, श्री कुमुद मिश्रा। एंजॉय कीजिए पॉडकास्ट। चर्नोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है कुमुद सर, और थैंक यू वेरी मच, आपने आना स्वीकार किया मेरे शो में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुमुद सर, सबके जीवन में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, मतलब कोई ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जो आज आज तक आपको याद होते हैं, या फिर वो इम्पैक्ट रहा होता है आपके जीवन में हमेशा। तो ऐसा कौन से, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे कि आपकी ऐसी कोई ऐसी ज़िंदगी में कोई वाक़या हुआ हो जो आज भी आपके, या तो आपके जीवन को बदल दिया हो, उसके बाद ज़िंदगी जीने का तरीका बदल गया हो, या फिर आज भी आप उस वाक़ये को याद करके वो सीख लेते हो कि यार वो हुआ था मेरे साथ, तो आज जो आप हो उसको याद करते हो, मतलब आए दिन कभी भी, मतलब। मैं इस मामले में थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जो अतीत जो है ना मुझे याद नहीं रहता। भुलक्कड़ हूँ, तो चीज़ें जो है ना छूटती जाती हैं और मैंने कभी किसी समय को पकड़ के नहीं रखा। आगे बढ़ता गया और पीछे का छूटता गया। मतलब ये कोई डींग हाँकने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन असल में रियलिटी यही है। तो मुझे कुछ भाव याद रहे हैं जो अतीत के हैं, लेकिन घटनाएं बहुत कम हैं मेरे पास, बहुत कम घटनाएं हैं। अ, तो ये मतलब अगर आप कहेंगे कि मैं कोई घटना याद करके बताऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, जिसने मेरा जीवन बदल दिया हो। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो हुआ है, और सब कुछ इतना आराम से इतने फ्लो में चलता गया कि आप कैसे एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जाते गए, और वो इतना नेचुरल हुआ कि कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं आज आपके सामने बैठ के जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसकी भूमिका आज से 50 साल पहले लिखी जा चुकी थी। जो आपका माहौल होता है वो भूमिका लिखता है। मेरे ग्रैंडफादर, वो गांव, मिट्टी का घर, मेरे फादर का रामलीला करना, फ़ौज में भर्ती होना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्ली आपको वहाँ ले आती जहाँ मैं आज हूँ। तो कोई एक घटना तो मुश्किल ही है मेरे लिए बता पाना। तो जो हमारा प्रेजेंट, वो आपका प्रेजेंट रहा होगा उस समय की अगर हम बात करें, लेकिन वो प्रेजेंट आपका जो आज पास्ट बन चुका है, लेकिन आज का जो प्रेजेंट है उसी ने तय किया कि आप जो हैं अभी। जी जी जी, उसका असर तो होता है तो वो। बचपन कैसा रहा आपका, और वो सरलता जो अब हम आप में देखते हैं वो बचपन में थी, या एक मैच्योरिटी के साथ आपके अंदर वो समय के साथ आप काम होते रहते हो, या फिर यही स्वभाव रहा है आपका शुरू से? नहीं नहीं, ये तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं उतना सरल हूँ जितना आपको लग रहा होगा शायद। मैं उतना ही कॉम्प्लेक्स हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हूँ, जितना लगभग सब लोग होते हैं। तो मैं तो सरल तो कतई नहीं हूँ। लेकिन जो भी हूँ मैं, जैसा भी हूँ, अच्छा बुरा जो भी हूँ, उसकी भूमिका में जितने लोग मेरे जीवन का हिस्सा बने हैं अभी तक, उन सब का योगदान रहा है। और सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो मेरी टीचर्स का रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी में मैं आज जैसा हूँ उसमें जितने टीचर्स आए हैं, अध्यापक आए हैं, उनका बड़ा, चाहे वो मिलिट्री स्कूल में हो, चाहे वो ड्रामा स्कूल में हो, वो सारे लोग। और सबसे पहली जो शुरुआत होती मेरे घर में ही है। मेरे पिताजी, मेरे डैडी, तो वो खुद टीचर थे, एजुकेशन कोर में थे, फ़ौज में, एईसी में थे। तो उनका 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 टीचिंग, मतलब लिटरल टीचिंग से नहीं, लेकिन जब आप अपने माँ बाप को देख के बड़े हो रहे होते हैं, जब आप अपने ग्रैंडफादर को देख करके, अपने चाचाओं को देख के बड़े हो रहे होते हैं,
तो उनके जो वैल्यूज़ हैं उनका आपके ऊपर असर पड़ता है, और दोनों तरह का असर पड़ता है। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो उन सारी चीज़ों का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है। अ, तो या मैं जो भी हूँ वो उनका निचोड़ हूँ, मैं यही मानता हूँ, स्पेशली टीचर्स का और फ्रेंड्स का। हम्म। तो एज एन एक्टर अगर हम बात करें कि ग्रोइंग स्टेज जो होती है, आपका बचपन होता है या फिर जो जवानी के दिन, जो कॉलेज जाना और ये सब, तो वो जो आपने ज़िंदगी जी होती है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, वो आज जो आप जिस स्टेज पे हो, जो आप अभिनय कर रहे हो, उसका कितना महत्व है? मतलब आपने वो जो आपका सर्कल या फिर जो आपकी अपब्रिंगिंग रही होगी आसपास की, वो कितना इम्पैक्ट करता है अ, आज की आपकी अभिनय की समझ को, है ना? आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग भी ली, वो एक तो बात है ही, पर उसके अलावा जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें, अभिनय वही है जो मुझे मतलब थोड़ा सा समझ आती है। तो जो आपने ग्रोइंग स्टेज में, हर एक इंसान की ग्रोइंग स्टेज अलग होती है, अपब्रिंगिंग अलग होती है, तो आपने जो अपने जीवन में मैंने मतलब मेरा मानना है कि जो छोटे शहरों से लोग आते हैं ना, उनके अंदर कहानियाँ बहुत होती हैं, और उनके अंदर वो एक जो अभिनय जो उनका होता है, उसमें कुछ एक बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ अपने आप ही होती हैं शायद चीज़ों को समझने को लेके। तो आपका आपका इस पे क्या कहना है कि जो हम ग्रो कर रहे होते हैं अपनी बचपन से लेके हमें ख्वाब देखते हैं कि हमें एक्टर बनना है, मतलब एक समय पे समझ आता है कि हाँ मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो वो कितना काम आता है वो? वो तो सारे इन्फ्लुएंसर्स काम आते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स काम आते हैं। और जैसे ड्रामा स्कूल को लेकर के जितना मैंने अपने टीचर से सीखा है, डायरेक्टर से सीखा है, उतना ही मैंने अपने कलीग से सीखा है, क्लासमेट से सीखा है, अपने सीनियर से सीखा है, जूनियर से सीखा है। जो प्रोसेस होती है कि एक्टिंग में जो प्रोसेस होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके आसपास वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख पाना ज़्यादा आसान होता है। खुद को देख पाना एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। उसको साधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और असल में अगर आप उसको साध पाते हैं, आप अपने आप को देख पाते हैं, आप क्रिटिकली अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, आप अपना आप खुद के भीतर जा पाते हैं, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन उससे जो आसान होता है वो ये होता है कि आपके सामने जो आपके कलीग्स हैं, जिस तरह से अपनी भूमिका को अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह से जीवन को अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह से कैरेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, वो आपको बहुत कुछ देता है। और वो मैंने बहुत सीखा है। उसकी शुरुआत बहुत हद तक इस बात से हुई कि मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ, अपने ग्रैंडफादर का जिक्र करता हूँ। मैं उनको जब बचपन में छोटा था मैं उनको देखता था, और जब वो पाठ करते थे रामचरितमानस का, ये मैंने कई बार दोहराया है मैंने, और मैं मेस्मराइज्ड होता था उनको देख करके। मुझे लगता था ये क्या चीज़ है जो इनके ऊपर इतना असर करती है। रिलीजियसली नहीं, रिलीजन धार्मिक अर्थ में नहीं, एक व्यक्ति के तौर पे वो पढ़ते हुए उनके अंदर जो घटता था वो मेरे लिए अचंभित करने वाला था। और मतलब ये तो आज मैं बात कर पा रहा हूँ इसलिए कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ उस समय तो शायद मैंने ऐसे नहीं सोचा होगा। मैंने अपने पिताजी को देखा है परफॉर्म करते हुए, और उनकी जो दिलचस्पी थी, अगर वो फ़ौज में नहीं जाते, अगर उनके पास वो सुविधा होती या वो सिक्योरिटी होती, तो शायद वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही रहते। मुझे तो ये मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मेरे एक्टर बनने में मेरे पिताजी का इतना बड़ा योगदान है। उन्होंने असल में एक भोपाल में वर्कशॉप चल रही थी साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर की, उस वर्कशॉप का भारत भवन में हो रही थी, उस वर्कशॉप का फॉर्म ला करके उन्होंने मुझे दिया, और वो उन्होंने कहा कि ये तुमको करना चाहिए। लेकिन एज अ प्रोफेशन इसको लेना है, मेरे ख्याल से वो कभी श्योर नहीं थे उस चीज़ को लेके। लेकिन वो कभी अपने आप मुझे रोक भी नहीं पाया उस चीज़ से, तो वो है। बट मैं जब मिलिट्री स्कूल में था तो हमारे टीचर्स थे मिस्टर पथाड़े, जनार्दन सर, अनंता सर थे, तपन सर थे। इन लोगों का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रहा है काम को लेकर के। मैंने इनके प्रोडक्शंस देखे, स्पेशली जनार्दन सर के जो प्रोडक्शन होते थे, या पथाड़े सर के साथ हमने काम किया है उनके नाटकों में, जो इंटर हाउस कॉम्पिटी, वो
इस लेवल का प्रोफेशनलिज्म था जो मुझे काफ़ी समय तक, जब मैं बाहर आकर के ग्रेजुएशन करते समय इवनिंग थिएटर कर रहा था तो बहुत सारे नाटक देखकर मुझे लगा इससे अच्छे नाटक तो हम स्कूल में करते थे। जब तक मैंने अलकदा के नाटक नहीं देखे, अलकनंदन के, बंसीदा के या भारत भवन के प्लेस मैंने देखने शुरू नहीं किया, तब मुझे पता चला कि ये एक ये अद्भुत हम दुनिया है। दिल्ली की बात कर रहे हैं? नहीं, ये भोपाल की ये बात भोपाल है। की बात ये है। भोपाल की बात है जब मैं ग्रेजुएशन करके। तो उस ज़माने में भोपाल में भी बहुत अच्छे स्तर पे नाटक हो रहे थे जैसे आज हो रहे हैं, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अच्छे बहुत नामी लेखक भी आते हैं। नामी लेकर, अरे उस समय असल में भारत भवन, जिस समय मैं भोपाल गया था तो भारत भवन कमाल का एक केंद्र था, सांस्कृतिक केंद्र था वो, जहाँ वहाँ हमने दुनिया भर के कवियों को सुना है, संगीतज्ञों को सुना है, हमने रंगमंडल की जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी शिक्षा वो थी असल में। आलोक चटर्जी, द्वारका, अमर सिंह, इन लोगों को, जयन देशमुख, बंटी, अनूप, मतलब आप क्या क्या, राजकुमार भाई, मतलब विभा मिश्रा, मैं नाम ही मैं लेता जाऊं, कमल भाई, तो ये लोग, मतलब इनके प्रोडक्शंस जब हम देखते थे, कारण जी के प्रोडक्शंस देखते थे और रंगमंडल के प्रोडक्शंस देखते थे, तो मुझे लगता था कि ये अनुभव आप, मतलब मेरे लिए कभी सिनेमा मुझे उस तरह समझ में, मुझे थिएटर समझ जो है ना बढ़ी, वो वहाँ से बढ़ी है, रंगमंडल और से उस बढ़ी। दौरान सिनेमा से भी आपका कोई मतलब, आप देखते होगे सिनेमा, पर इतना कोई आप प्रभावित नहीं थे कि सिनेमा को लेकर? मैं असल में एक्टिंग को लेकर के जो मैंने सीरियसली सोचा था, वो शायद मैंने नसीर सर की एक फिल्म देखी थी, पार देखी थी स्कूल में। स्मिता पाटिल थी शायद हाँ, उसमें। नहीं, शबाना जी थी शायद, पार में। अद्भुत परफॉर्मेंस, और मैं वो देखा, मैंने कहा मुझे यही करना है, मतलब वो तो चल ही रहा था। और वो समय भी वो था जब श्याम बेनेगल और वो जो 80s का जो समय था ना, उस समय सारी आर्ट फिल्में बेहतरीन बन हाँ, रही उस थी। समय तक तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, सिनेमा की इतनी समझ नहीं थी, पर मुझे ये समझ में आ रहा था कि वो परफॉर्मेंस देख के मतलब अब मुझे नहीं पता, मैं वो फीलिंग भी नहीं बता सकता क्या हुआ था, लेकिन मुझे ये लगा था कि मुझे ये करना है। लेकिन मुझे उस समय तो ये पता भी नहीं था कि कहाँ बनता है सिनेमा, कैसे बनता है सिनेमा, और ये तो बहुत बाद तक मुझे सिनेमा में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। आ, वो तो मुंबई आने के करीब, मतलब 5-6 साल बाद, या 8-10 साल बाद मुझे असल में मैं एक्टिवली सिनेमा को तो समझना सरदारी शुरू बेगम किया। जो हुई वो दिल्ली में ही होगी थी? नहीं, बॉम्बे में हुई थी। अच्छा, आपके आने के बाद? हाँ, आने के बाद हुई थी, पहली फिल्म थी मेरी। और श्याम बाबू, मतलब कौन नहीं चाहेगा, तो वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे काम मिला करने को उनके साथ। और तो उसके बाद फिर, लेकिन चूंकि मेरी जो प्राथमिकता थी वो थिएटर थी, तो मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन थिएटर के ऊपर था, सिनेमा के ऊपर नहीं था। मतलब मैं कभी ऐसी सिर्फ, कोशिश भी नहीं होती थी कि मैं सिनेमा करूं? नहीं आप नहीं, बम्बई आने के बाद भी थिएटर में ही रहे? थिएटर में मैंने बहुत समय गुजारा, जो अभी भी गुजार रहा हूँ। और सिनेमा, मतलब मैं टेलीविज़न करता था, ज़ाहिर प्लस चैनल के साथ मैंने शुरुआत की थी, और वो जो काम मैं कर रहा था वो असल में रोज़ी रोटी, मेरे थिएटर को सपोर्ट करने के लिए टेलीविज़न ने बहुत सहारा दिया, बहुत हेल्प किया, वहाँ से पैसा आता था और मैं थिएटर करता था। तो सर, जैसे आपने मतलब कमर्शियल फिल्म भी करी है कुछ, आपने आर्ट सिनेमा भी करा है, थिएटर भी करा है तो अभिनय है ना, लेकिन आपको संतुष्टि थिएटर के अलावा अगर बात की जाए तो कमर्शियल फिल्म में जो काम करने का तरीका है, या फिर आर्ट फिल्म में काम, क्योंकि वो तो डायरेक्टर की सोच है, सिनेमा डायरेक्टर की सोच है, लेकिन वो कितना हावी होता है एक्टर के ऊपर, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, है ना, देखा जाए तो अभिनय ही है सारा, लेकिन ये डायरेक्टर्स मीडियम है और वो एक्टर्स मीडियम है थिएटर पर। अगर हम फिल्मों की बात करें कि अगर आप अपने मतलब चाहते हो कि मैं ऐसा सिनेमा, इस तरीके की फिल्में मैं करना चाहता हूँ जो पता नहीं अभी बन रही हैं नहीं बन रही हैं, लेकिन हाँ, कि जैसे पार का आपने नाम लिया, या फिर
उस तरीके की जो फिल्म है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब किस में आपको अगर सिनेमा की बात करें, थिएटर तो आपको संतुष्टि देता ही है, वो आपका पहला प्यार है, पर अगर हम सिनेमा की बात करें तो जैसा कमर्शियल सिनेमा बन रहा है ना, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है ना, बिजनेस भी ज़रूरी है, तो वो आपको कोई अगर आप रेफरेंस देना चाहें फिल्म का कि हाँ उस तरीके या नसीर भाई की कोई फिल्म जो आपको उनकी जैसे पार के अलावा जो पसंद हो। उनकी तो मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस की तो पूरी, जिसको कहते हैं ना कि एक इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसके बारे में आप क्या बात करेंगे। मतलब जो उन्होंने जो काम किया है या ओम साहब ने जो काम किया है, तो मैं अपने आप को एक अभिनेता के तौर पे देखता हूँ प्राइमरली। तो मैं जब मेरे पास काम आता है तो मैं उस काम के फॉर्म को जज नहीं करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट को देखता हूँ। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, वो मुझे एक्साइट कर रही है, तो फॉर्म कोई भी हो सकता है। अब जब आप थिएटर भी करते हैं तो आप थिएटर में आप एक फॉर्म नहीं तय करते हैं कि मैं इसी तरह का थिएटर करूँगा या इसी फॉर्म में काम करूँगा। वो आपकी लिमिटेशन है। मुझे जो भी मिलेगा, मेरे लिए वो एक्साइटिंग है ना। मेरे लिए लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर परफॉर्म करना वो उतना ही एक्साइटिंग है जितना एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म का हिस्सा बनना है। तो मेरे लिए तो दोनों ही चीज़ें, किसी भी तरह का हो, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। अब उसमें भी कई बार क्या होता है, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, उतनी अच्छी फिल्म नहीं बन पाती है, वो एक अलग बात है। पर तभी तो हर हम एक कलाकार की एक स्ट्रेंथ या एक वीकनेस होती है, अगर मतलब एक्टर की है ना, किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी की कोई वीकनेस होती है। तो आप अपने को इंटेंस रोल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं या फिर कॉमेडी, या फिर मतलब आपको क्या लगता है कि, या फिर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अभी मुझे मतलब जो कोई स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या सबसे पहले देखते हैं उसमें, आपको मतलब क्या देख के एक्साइट करता है उसमें सबसे पहले? आपके पहले हिस्से का जो जवाब है कि मुझे क्या क्या चीज़ एक्साइट करता है फॉर्म एक्टिंग में, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो थैंकफुली अभी तक मुझे पता नहीं चला, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि कभी पता क्योंकि हमें चले। तो लगता है आप हर चीज़ ही बहुत ही तो मैं वो चाहूँगा भी नहीं कि मुझे पता चले कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मैं जो भी मेरे पास आए मैं उसको उसी खूबसूरती के साथ कर पाने की कोशिश करूँ। जहाँ तक फिल्म्स का स्क्रिप्ट्स का सवाल है, वो असल में कैरेक्टर से ज़्यादा, जो आपको रोल मिला है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है स्क्रिप्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कहानी। अगर वो अच्छी है तो आपकी भूमिका अगर छोटी भी है तो निकल के आएगी, और अगर वो ख़राब है तो आप मुख्य भूमिका भी कर रहे हैं तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो वो तो आप स्क्रिप्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं, और आपका जजमेंट हमेशा, हम जब कहते हैं तो हम एक ऐसे पॉइंट से कह रहे होते हैं कि जैसे हमको समझ है स्क्रिप्ट की। राइटर ने पूरे 1.5-2 साल, 6 महीने, 3 साल, जो भी समय लगा हो, उसने इतना समय लगा करके कहानी लिखी है, एक स्क्रिप्ट लिखी है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स आए हैं, और मैं पढ़ता हूँ, मैं तय कर देता हूँ कि ये बहुत बकवास है, या ये बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत ही कमाल की है। वो मेरा परसेप्शन हो सकता है उसको लेकर के, ये तय नहीं हो सकता कि वो मतलब बुरी होगी या अच्छी होगी या बहुत अच्छी होगी। लेकिन हर आदमी अपने इंस्टिंक्ट से जाता है, अपनी दुनिया से ऑपरेट करता है। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे जो लगता है मैं करता हूँ। कई बार आपको लगता है कि ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पता चलता है कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। कई बार आपको लगता है बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन जब बन के आती है तो उतनी अच्छी नहीं होती। पर यही असल में हमारे माध्यम का जो है ना, जिस माध्यम में हम काम कर रहे हैं उसका एक्साइटमेंट है। आप कभी तय नहीं कर पाते, कभी श्योर नहीं हो पाते कि क्या सही है क्या गलत हाँ, है। जैसा कि आर्ट को कहा जाता है कि सब्जेक्टिव है, तो कोई पेंटिंग अगर किसी पेंटर ने बनाई है तो हो सकता है 10 लोगों को अच्छी लग रही है और 10 लोगों को समझ ही ना आए। हाँ, नहीं, समझ ही ना आए से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्वाद क्या है। क्या आप अपना स्वाद बदलने के लिए राज़ी हैं कि नहीं है, तैयार हैं कि नहीं है। कई बार हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं चीज़ों को, आम जीवन में भी जज कर लेते हैं, हम लोगों को जज कर लेते हैं, हम समय नहीं देते उतना कि हम उनको समझ पाएँ या उनको ठीक से देख भी पाएँ। हम अब आज तो बहुत ही मज़ेदार हो गया, हम लोगों से ज़्यादा समय अपने मोबाइल पे गुजारते हैं। बिल्कुल।
तो मोबाइल की पहचान हमारी उतनी ही स्ट्रांग हो गई जितनी कम हमारी लोगों की पहचान हो गई है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो पेंटिंग हो चाहे सिनेमा, आपको समय तो देना पड़ेगा उसको, आपको स्क्रिप्ट को समय देना पड़ेगा, आपको जो टीम काम कर रही है उसको समय देना पड़ेगा। तब अगर उस थोड़ा समय देने के बाद अगर वो स्वाद नहीं आया तो आप समझ जाइए कि वो नहीं है आपके लिए। बस समय अगर नहीं दिया है, अगर मैं कोई पेंटिंग देख करके मैं देखते ही मैं जज कर लूँ, एक तरीका वो भी होता है कि आपने देखा मुझे नहीं पसंद आई, वो भी सही बात है। अब कई एक देखने का तरीका ये भी होता है कि एम एफ हुसैन की पेंटिंग है तो अच्छी होगी। हाँ, मतलब लेकिन लेकिन वो तो आप इसलिए कह रहे हैं ना कि क्योंकि वो नाम क्योंकि जुड़ा हुआ आपने है। नाम देखा है, लेकिन अगर नाम नहीं देखा होता तो आप क्या कहते उसके बारे में। पर वो भी मुझे लगता है, अगर कोई कहता है कि हुसैन साहब की पेंटिंग देख किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो हमारी तरफ से वो ज़्यादती होगी कि हम कहें कि अच्छा तुमको उसकी समझ नहीं है। वो अपनी समझ से आ रहा है। मेरी सिर्फ उसमें चाह यही होगी कि वो उस पेंटिंग को थोड़ा और समय दे, उस पेंटिंग को ना समय दे, उस फॉर्म को, उस आर्ट फॉर्म को समय दे। अगर आप उस आर्ट फॉर्म को समय देंगे तो प्रॉब्ली आपको समझ में आएगी, थोड़ा समय लगेगा। अभिनय समझने में इतना लंबा समय लग गया, आज तक नहीं समझ में आया। मतलब आप अनुभव अपना जो जीवन जीते हैं उसको आप इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन वो जैसे आपका जीवन हर हर कुछ साल में एक नए पड़ाव में जाता है, एक नया पड़ाव आता है आपके जीवन में, उसी तरह से अभिनय के साथ भी होता है। वो भी ऐसे ही बदलता है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है चीज़ों को लेकर। आपकी स्वीकार की जो ताकत है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं तो हम तो देखते रिजेक्ट करने में बहुत ही मज़ा आता है। आपने सोशल मीडिया की बात की कि हम ज़्यादा समय आज की डेट में मोबाइल पे ही रहते हैं। आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि सोशल मीडिया का ये प्रेशर है कि हमको सोशल मीडिया पे होना है क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं, है ना? या फिर आपको पसंद है कि ठीक है मैं पोस्ट डाल देता हूँ और लोगों को पता लगता रहे, या फिर ये एक आजकल ज़रूरत हो गई है हमारे इस एक्टिंग प्रोफेशन में, या फिर जहाँ भी हम लोग हैं जहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है अपने काम को? एक्टिंग प्रोफेशन तो बहुत छोटी चीज़ है असल में, बहुत छोटी चीज़ है। मतलब उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो कहीं नहीं हैं। इन जनरल जो है ना, इसकी अपनी उपयोगिता है, बहुत ज़बरदस्त उपयोगिता है, बहुत फ़ायदे हैं। और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी अपनी निजी राय है अपने लिए। लेकिन जो उसका सही प्रयोग कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, उनके लिए ठीक। मेरा सिर्फ ये है कि वो जितना समय आपको ले रहा है, क्या वो उतना आपको दे रहा है। मेरी सिर्फ समस्या ये है। ऐसा नहीं कि मैं चूँकि बोल रहा हूँ तो मैं एक ऊंचे स्थान से मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। मैं भी उसका शिकार होता हूँ, मैं भी कई बार फंस जाता हूँ। तो फिर आपको पता भी नहीं चलता, आपके 2 घंटे रील्स देखते हुए निकल गए या कोई यूट्यूब वीडियो देखते हुए निकल गया। फिर आप अपने आप को चेक करते हैं, और ये रियलिटी है, आज की रियलिटी। फिर आपको अपने आप को रोकना पड़ता है कि नहीं, मैं किसी बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं कर नहीं सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने उसके बारे में कोई एक वो बनाया है कि नहीं ये ख़राब है, मुझे नहीं रहना है। शायद मैं अगर कर पाने में सक्षम होता, उसमें मेरे पास उतनी एनर्जी होती कि मैं सोशल मीडिया पर रह पाऊँ, तो शायद मैं रहता, लेकिन मैं नहीं रह पाता हूँ। इसलिए मैं किसी को जज नहीं करता हूँ कि जो है। नुकसान ज़रूर मुझे दिखता है। नुकसान ये दिखता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका संवाद है, जो समय है, वो सब वो ले चुका है। तो आपके पास अपने समय के लिए, अपने काम के लिए, अपने आप के लिए समय नहीं है। वो थोड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि आप कब अपने बारे में सोचेंगे जब आप अपने साथ ही नहीं हैं। आप हमेशा उसके साथ हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं। इसीलिए मुझे लगता है थिएटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वो जो 1.5 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 2.5 घंटा होता है, जो आप एक नाटक में बैठ करके आप लाइव लोगों को देख रहे हैं,
मुझे लगता है कि कुछ समय बाद असल में वो इतनी बड़ी नॉवेल्टी हो जाएगी कि लोग सिर्फ ज़िंदा लोगों को आपस में बात करते हुए देखने के लिए जाएंगे थिएटर में। तो कल जैसा मैंने देखा, आपने एक खूबसूरत युवा की फ़ोटो डाली थी अपने इंस्टाग्राम में। वो कहाँ से आपको नहीं, वो मतलब मैंने नहीं डाली है, वो मैं इतना आत्ममुग्ध नहीं हूँ मैं। वो हमारी पत्नी ने कहीं से उनको मिली होगी तो उन्होंने शायद डाली है। तो फिर जब लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए तो मुझे लगा ये क्या हो गया है। तो हाँ, मतलब वो एक समय की तस्वीर है। तो हमारी एनएसडी के दिनों की नहीं किसी नहीं, वो नाटक की बॉम्बे की है, तस्वीर? मुंबई की अच्छा। है। मैं शायद एक यू लव स्टोरीज करके एक प्रोग्राम आता था जिसमें अलग अलग एपिसोड की कहानियाँ होती थी, तो हम्म। उसका मैं हिस्सा था, एक कहानी का हिस्सा था मैं। तो आयशा जी, सब जानते हैं, वो भी उम्दा कलाकार हैं। तो आपकी कभी अभिनय को लेके आपस में मतलब आपके किसी परफॉर्मेंस, सिनेमा की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, वो देखने के बाद कभी आपका डिस्कशन होता है कि उनका सुझाव कि अच्छा था, मतलब, है ना, या फिर आप ऐसा कुछ शायद हो सकता था, स्कोप था? वो तो हर कलाकार को लगता है कि स्कोप है, बचा है, कि मैं शायद और बेटर कर सकता था। तो आपको मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों की अभिनय के ऊपर कितनी बातचीत होती है? काफ़ी बातचीत होती है, काफ़ी बातचीत होती है, काम को लेकर बातचीत होती है। जहाँ तक क्रिटिसिज्म का सवाल है तो मैंने कभी उनका काम देखा है, मुझे उस काम में कुछ, आप काम जब आप इस फील्ड में हैं तो आप उस काम को इन जनरल नहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप उसकी बारीकियों की बात करते हैं, क्या चीज़ क्यों नहीं वर्क कर रही थी और क्यों कर रही थी, आप उसकी बारीकियों पे बात करते हैं। तो वो हम लोग भी करते हैं। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, वो अगर उनको मेरा काम अच्छा नहीं लगता है तो उनके मौन से मुझे पता चल जाता है कि काम अच्छा नहीं लगा है। तो वो संभवतः बहुत घबराती हैं कि काम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो शायद वो समय लेती हैं देखने में। वो तुरंत अगर कोई फिल्म आई है तो वो देखने नहीं जाती हैं, वो थोड़ा समय लेती हैं। जब सब तरफ से एक शांति हो जाती है, उसकी है जो हवा जो अच्छी या बुरी जो भी होती है, वो जब ठहर जाती है तब फिर वो फिल्म देखती हैं। और कई बार उनको लगता है कि बोलना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए तो करती हैं, कई बार उनको लगता है कि उतना अच्छा काम नहीं बना है तो वो चुप हो जाती हैं। मैं समझ जाता हूँ कि नहीं अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल। तो अभी आपके लिए सफलता की डेफिनेशन क्या है? मतलब आप एक ख्वाब लेके आए थे कि मुझे अभिनेता, मतलब एनएसजी आपने करा और उसके बाद फिर बम्बई आए, तो एक्टिंग से तो जुड़ाव था ही। तो आप सफलता किस चीज़ को मानते हैं? आपके लिए सफलता क्या है? हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। आपके लिए वो संतुष्टि, जीवन की संतुष्टि क्या है? कि आप, मेरे ख्याल से संतुष्टि ही सफलता है ना? कि आप संतुष्ट हैं तो वो सफल हैं आप, है ना? नहीं नहीं, सफलता बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। और संतुष्टि तो बहुत कम लोगों के उस डेफिनेशन में आएगी कि वो सफलता होगी, क्योंकि संतुष्टि एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको स्वीकार कर पाना ही, उस शब्द को स्वीकार कर पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। और वो आपकी पूरे जीवन जो आप जितना स्पिरिचुअलिज्म जो चलता है उसका उसका वो आप संतोष के लिए ही जा रहे हैं ना, कि एक एक चीज़ हो जो मुझे मुझे एक संपूर्णता दे, तो वो तो नहीं। सफलता की तरफ मैं कभी भागा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता सफलता क्या होती है। मैंने मैं सिनेमा इसलिए नहीं करना चाहता था कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, बहुत नाम कमा लूँ, बहुत ये हो, मुझे कभी वो समझ में नहीं आया। मुझे हमेशा एक चीज़ समझ में आई कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अब दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो पैसा ज़रूरी है, आपको परिवार, अपने लिए एक अच्छे जीवन के बिल्कुल। लिए, वो एक वो है, लेकिन वो सफलता के दायरे में नहीं आता। दूसरा, आपका काम। तो मैंने कभी काम को ऐसे नहीं देखा है कि, मेरी कभी अपेक्षा नहीं रही है कि मुझे कोई कोई ये काम मुझे क्यों नहीं देते हैं, वो शिकायत नहीं रही है। क्योंकि मैं हमेशा इसी में उलझा रहा हूँ कि जो काम मुझे मिला है वही मैं कर पा रहा हूँ ठीक से कि नहीं। और जो सुकून है वो सिर्फ उस बात से मिलता है कि जब आप एक काम करते हैं और लोग उसको स्वीकारते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है,
फिर जब आप देखते हैं और आपको उसमें जो कमियां दिखती हैं वो थोड़ा सा आपको फिर पीछे ले जाते हैं कि नहीं नहीं वो बन नहीं पाया। पर वो शायद लोगों के लिए वो अच्छा था, लेकिन एज हाँ ए हाँ परफॉर्मर और हाँ। कलाकार आपको शायद उसमें आप कुछ आपको आपको हमेशा उसमें कुछ लगेगा। कुछ कमियां दिखती रहती हैं, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये कहने की बात है, पर ये बहुत ही जेन्युइनली मुझे ये महसूस हर होता है। कलाकार समझता है इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर अपने अब तक की जितनी परफॉर्मेंस की बात करें तो आप किसको मानेंगे कि हाँ, मतलब हमें तो आपका काम सब में ही अच्छा लगता है, आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी कुछ परफॉर्मेंस जो या एक तो इंडस्ट्री में जिसने इम्पैक्ट छोड़ा और आपका आपके पास उस तरीके का काम आना शुरू हो गया है ना, या फिर आपको खुद को लगता है कि यार ये वाला काम मैंने बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छा किया है मैंने। ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है। आप किसी भी एक कैरेक्टर को लेकर के कभी ये नहीं तय कर पाते कि ये मैंने जो कैरेक्टर कर दिया ये कंप्लीट है और मैं इसको साध पाया हूँ, वो तो नहीं हो पाया। देखिए, आपको हमेशा हर परफॉर्मेंस में आपको वो कमियां दिखती हैं, वो मोमेंट्स दिखते हैं। कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको एक सुख देते हैं, वो मोमेंट हैं जो आपको एक डिस्कवरी देते हैं अपने बारे में। उसमें कुछ ऐसा ही एक मोमेंट एयरलिफ्ट एक फ़िल्म की थी मैंने, उसमें आया था, जो एज़ एन एक्टर आपको एक कदम आगे लेके जाता है। आर्टिकल। या राम सिंह चार्ली में एक मोमेंट है, या आर्टिकल में कुछ मोमेंट्स हैं। तो मोमेंट्स होते हैं जो आपको असल में आपको आपके बारे में एक आप डिस्कवर करते हैं कि हाँ ये कुछ ठीक हुआ है। अब वो जो ठीक हुआ है वो शायद उसका आप इस्तेमाल आज से 10 साल बाद कर पाएंगे किसी एक फिल्म में, जो उस समय हो गया है, घट गया है आपके साथ। लेकिन घट गया है तो आपकी धरोहर बन गई अगर आप उसको लेके अवेयर हैं कि ये हुआ है, ये मोमेंट क्रिएट हुआ है। कई बार नहीं पता होता, कई बार हो जाता है। तो अभिनय में क्या होता है, आप बहुत कई बार कोशिश करते हैं और आपसे चीज़ें बनती नहीं हैं, और कई बार आप बिल्कुल सरलता से चले जाते हैं और आप मौजूद होते हैं उस जगह में और कुछ ऐसा घट जाता है जो आपको लगता है अरे ये कमाल हो गया। वो आप किसी तैयारी से नहीं जाते हैं, वो जो आप हो रहा है होने देते हैं आप एक जी। किरदार में जाने के बाद। तो आप सबकी ज़िंदगी में एक फ़िलॉसफ़ी लेके चलते हैं जो बहुत ज़िंदगी जीना आसान कर देती है। तो आपकी, जैसे मेरा मानना है कि बी इन द मोमेंट, इस मोमेंट में जैसे आपने बोला कि आप पीछे वाली चीज़ें छोड़ते आते हो, है ना, क्योंकि उसका कोई मतलब अब रहा नहीं, जबकि उसका इम्पैक्ट कभी ना कभी पड़ा ही होगा हमारे जीवन में। तो आप कौन सी फ़िलॉसफ़ी या किसको आप कुछ बातें जो आप फॉलो करते हो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, और कौन सी फ़िलॉसफ़ी आप फॉलो करते हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अतीत है ना, अतीत को मैं छोड़ता नहीं हूँ। अतीत अब वो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन जो उसका निचोड़ है वो मेरे साथ हमेशा रहता है। आप अगर अपने अतीत से नहीं सीख रहे हैं या अतीत से आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए भविष्य देख पाना। वो आप जो भी हैं वो आप जो जीवन आपने जिया है उसका निचोड़ बनते जा रहे हैं ना, करते जा रहे हैं। मेरी जो अगर आप ये कहें कि मैं कैसे क्या चीज़ है जो मुझे कई बार कोई किताबें या कोई धर्म गुरु या कोई भी ऐसी चीज़ प्रेरित कर देती है और वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए कि हाँ यार ये बात सही बोली है या सही लिखी गई है, और मैं इसको अगर अप्लाई करता हूँ जीवन में तो वो जीवन बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेरा सिर्फ एक ही मानना है, मुझे लगता है कि हमको, मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूँ, मुझे लगता है कि हमको सबको स्वीकार करने की ताकत बढ़ानी चाहिए। हमको जजमेंटल नहीं जजमेंटल होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हमको चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई ज़ात हो, जात हो, जो भी है, आपको स्वीकार करने की ताकत आपको अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग बहुत बहुत जल्दी हम अपने 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 दायरे हम अपना गोला छोटा करते जा रहे हैं, बहुत छोटा करते जा रहे हैं, और हमें लगता है यही सत्य है, और किसी को नहीं पता है क्या है। वो रिलेशनशिप में हो, वो रिलीजन में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी भी चीज़ में हो, जीवन के किसी भी पक्ष में हो, अभिनय में हो, वो हम लोग बहुत जल्दी तय कर लेते हैं कि यही है। और
उससे बहुत नुकसान होता है, स्पेशली धर्म के नाम पे। जो लोगों ने धर्म की जो एक, और जैसे हमारा रिलीजन है, हिंदुइज़्म कह लो आप, सनातन कह लो, जो भी कह लो, ये इतना ओपन है, इतना ओपन है, इतना स्वीकार करने वाला है, और हम इसको कोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुझे लगता है नुकसान देगा। मुझे लगता है कि अगर ये सरवाइव कर पाया है इतने सालों से, तो सिर्फ इस वजह से सरवाइव कर पाया है कि इसने स्वीकार किया है चीज़ों को, आने दिया है। और ये ज़मीन जो हमारी जो ज़मीन है, वो अद्भुत ज़मीन है, वो स्वीकार करने वाली ज़मीन है। लोग आए हैं, लोग बस गए हैं, और हम हमें नहीं पता हम कौन हैं, किसी को नहीं पता ना कौन है। तो यही खोज चल रही है ना, तो हम वो जी रहे हैं। तो बम्बई पसंद है आपको, अद्भुत, काम के बहुत लिहाज सुंदर, से या फिर हर लिहाज से। अगर अगर आप इस प्रोफेशन में ना होते और फिर बम्बई में होते तो शायद आपको अच्छा होता लगता? बहुत अच्छा लगता। मैं प्रोफेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ ये, मैं जब इस शहर में आया था, तो मैं आया था 4 दिन के लिए, एक फिल्म के ऑडिशन के लिए आया था। अच्छा, ऑडिशन के लिए आप दिल्ली से फिर यहाँ आए? आया था, और मुझे लगा कि बस मैं ये देख के मैं चला जाऊंगा, और मैं थिएटर करूंगा। दिल्ली में नहीं करूंगा, बस्तर में करूंगा, कहीं भी करूंगा, पर थिएटर करूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और मैं पीएमजीपी कॉलोनी है जोगेश्वरी ईस्ट में, अंधेरी जोगेश्वरी के बीच में, मैं वहाँ रुका, वहाँ उतरा, मैं सड़क पे खड़ा हुआ सूटकेस लेके। और वो कॉलोनी किसी भी छोटे शहर की कॉलोनी की तरह है। वो आपको वहाँ मुंबई नहीं दिखता है या बॉम्बे नहीं दिखता है, वो आपको लगता है। और मैंने सामान रखा, और पता नहीं क्या, मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊँगा। ये शहर का जादू है। ये भी एक्सेप्ट करता है, जैसे समंदर अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, तो ये आपको दुगनी ताकत से स्वीकार करता है। और नहीं तो क्या कारण है कि लोग यहाँ आते हैं और फिर यहीं के होके रह यहीं के जाते हैं। होके रह जाते हैं, और इनिशियल ईयर्स में सब शिकायत करते रहते हैं, अरे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर आप 2 साल ही शहर में रह, तो छोड़ के नहीं जा पाते हैं आप। आपके आपका रिदम बदल जाता है। वो रिदम कहीं और एडजस्ट ही नहीं कर पाता है कभी। मुझे वो लगता है कि बम्बई जो है ना, ये आपको एडजस्टमेंट सिखाता है, छोटी छोटी जगहों में आपको कैसे रहना है। मतलब सबका सबका जो एडजस्ट कर लेता है वो आपको संभाल लेता है यहाँ पे। ये काम की वैल्यू सिखाता है, सबसे बड़ी है काम की। यहाँ पे आप जो काम जानते हैं या काम करना चाहते हैं, उसकी कीमत है यहाँ पे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे। आप किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का, अगर आप करना चाहते हैं, तो ये आपको देगा। आप काम जानते हैं, आपको देगा। आप नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद आप खुद इस शहर से बाहर होंगे। तो जो यहाँ टिका हुआ है, वो इसलिए टिका हुआ है क्योंकि चाहता है, और उसे मालूम है कि शहर आपको देगा। तो सपनों का शहर कहते हैं, सपने देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कहीं पहुँचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब आए, फिर आपने बताया सूटकेस लेके आप पहुँचे, ऑडिशन था आपका। वो ऑडिशन हो जाने के बाद की क्या कहानी है? फिर ऑडिशन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया उसमें? नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो श्याम बाबू की फिल्म थी, मेकिंग ऑफ द महात्मा, उसके लिए मुझे बुलाया गया था। और मेरे लिए तो वो जो ऑडिशन की जो प्रक्रिया थी, वही अपने आप में मेरे लिए असल में जिसको कहते हैं ना कि आपका कुछ अनुभव होते हैं जो आपके लिए धरोहर बन जाते हैं। तो श्याम बेनेगल साहब के साथ वो जो कुछ दिन थे जो मेरे तो आप बीते। थोड़ा सा शेयर करो कि जैसे अभी ऑडिशंस होते हैं, पता है सब कुछ, सब लोग जो हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन उस समय श्याम बाबू वहाँ पे अवेलेबल थे ऑडिशन के समय पे, या फिर वो क्या तरीका होता था? उस समय डिजिटल कैमरास भी नहीं होते थे, है ना? क्या तरीका? वो हर मोमेंट पे अवेलेबल थे, और वो तो लुक टेस्ट हो रहा था, मेनली लुक की बात थी, तो उस पे वो तो हो रहा था। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो वो बात करते थे आपके साथ, जो चर्चा होती थी। और आप श्याम बेनेगल के साथ बात कर रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं। और उस समय नए नए आप एनएसडी से आए हैं, आपकी अपनी एरोगेंस है चीज़ों को लेकर। आपको लगता है, आप जैसे युवा के साथ होता है, आपको लगता है कि पूरी दुनिया फतेह कर लूँगा मैं। और तब आपको एक वाइज आदमी है,
जो आपको कुछ चीज़ें बोल रहे हैं और आप बैक फुट पे होते जाए, आपको लगता है नहीं मैं अच्छा ऐसे देखी जाती हैं चीज़ें, और फिर आप अपनी गलतियां करते जाते हैं जैसे जैसे आप रहते हैं, और आप अपने आप को चेक करते जाते हैं, क्योंकि कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो हाँ आपको, और मैं बात नहीं बता सकता, मैं वो एहसास, मैं हाँ, कहता हूँ ना एहसास है। एहसास है कि क्या वो चीज़ थी हुँ, जो आपको असर की, हुँ, क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से आप इस शहर में रुके हैं, मुझे नहीं पता। हुँ। लेकिन लेकिन हाँ, और तो जो उनका जो पूरी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया सीधा कोई और नहीं था, श्याम बाबू ही थे। अच्छा। तो उन्हीं से संवाद होता था, वही लोग टेस्ट देख रहे थे, पूरी टीम तो हुँ, इनकी, पर हुँ। वो हर मोमेंट पे मौजूद थे। तो उस दौरान आपको जब श्याम बाबू से इंटरेक्शन हुआ आपका और वो अपने आप में बहुत बड़ा नाम, तो आपको तब एक थॉट कभी आया कि यार सिनेमा ही करना चाहिए अब मुझे, और सिनेमा मतलब आप थिएटर नहीं नहीं, कभी नहीं नहीं आया, आया? कभी नहीं आया। मैंने उस फिल्म में नहीं हुआ, फिर वो सरदारी बेगम बना रहे थे, तो हुँ, और दुबे जी बहुत मेरे हुँ, गुरु थे ड्रामा स्कूल में, उन्होंने पढ़ाया था, फिर यहाँ के मैंने उनके साथ ही थिएटर करना शुरू किया। और दुबे जी का बस चलता तो मुझे बहुत पहले स्टार बना देते, क्योंकि वो उनको मेरे अंदर, कई बार आप के भरोसा, आपका अपने ऊपर जितना भरोसा है उससे ज़्यादा भरोसा दूसरे लोग करते हैं, तो दुबे जी का मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त भरोसा था। उनको लगता था कि ये स्टार बन सकता है, तो वो भट्ट साहब से उन्होंने मुलाकात भी करवाई, फिर मैंने उनका प्लस चैनल में काम शुरू किया, स्वाभिमान, ज़मीन आसमान, ये सब मैंने प्लस चैनल के साथ शुरू किया। लेकिन वो ये सब करने के बावजूद भी मेरे दिमाग में कभी सिनेमा नहीं था, मेरे दिमाग में थिएटर था। इस वजह से नहीं था कि मैं सिनेमा को नापसंद करता था, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सिनेमा बहुत एक्साइट करता था, मैं देखना बहुत पसंद करता था। आपको वो फॉर्म पसंद थी थिएटर वाली जो पसंद हाँ, थी? लेकिन मुझे शायद मेरे अंदर एक भय रहा होगा उस समय कि हुँ, मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं अपने बारे में बहुत क्रिटिकल रहा हूँ हमेशा से। मैं अपने काम को लेकर बहुत ही मैं अपने आप को देख पाता हूँ। तो मुझे शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो शायद मैं इस वजह से भी नहीं जुड़ा। दुबे जी ने वो देखा, क्योंकि दुबे जी का एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दुबे जी अपन से बात करने में बड़ा डर लगता था कि वो मैंने एक बार बात करी उनसे, उन्होंने फटकार लगा दी मुझे, तो मुझे तो बड़ा तब से खौफ ही था उनसे। या वो उसके लिए सब डरते थे, हम भी डरते थे, लेकिन अद्भुत गुरु थे वो। मतलब आप उनके साथ जितना समय आपने बिताया, जितना आपने जीवन के बारे में उनसे सीखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो कमाल का था। और वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो समय मैंने उस समय गुजारा है, और उनके शिष्यों की मतलब सूची आप देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी सूची है, और सब उनको उतना ही प्रेम करते हैं। सबको लगता है कि दुबे जी उनके हैं, और ये कमाल की चीज़ है, उनको लगता है दुबे जी उनके ही हैं, जैसे मुझे लगता है मेरे ही हैं। तो वो दुबे जी का की क्वालिटी थी। तो जब वो थिएटर करते थे, तो थिएटर में उनकी कोई अपनी चाह नहीं थी। वो कि समर्पित थे मेरा थिएटर के लिए पूरी तरीके मेरा से। पैसा हो, मेरा हम्म, घर हो, मेरी जायदाद हो, उस क्या था वो, आप मैं अगर कुछ उसको बताने, उसको डिफ़ाइन करने जाऊंगा तो बेवकूफ़ी होगी असल में। मैं अपने आप को ही डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा, तो उनको करने का मैं कहाँ से करने की ताकत कहाँ से लाऊंगा या समझ लाऊंगा, नहीं, संभव नहीं है। तो अभी खाली वक्त आपको कितना मिलता है? मतलब खाली वक्त में आप के कोई नाटक की शुरुआत कर लेते हैं, या फिर परिवार के साथ समय बिताना घर पे, या कुछ पढ़ना? पढ़ने का शौक़ है, पढ़ना चाहता हूँ। कई बार समय मिलता है तो फिर वो उस दौर में खूब ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। कई बार अब जैसे नाटक के लिए असल में समय आप अगर इंतज़ार करेंगे कि वो खाली समय होगा जब आप नाटक करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको समय क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे अभी हम एक प्ले करने जा रहे हैं, तो ये जो दौर है, इस दौर में मैंने जो शूटिंग का काम है वो नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं ले फिल्में रहे नहीं आप? ले रहा हूँ, या उनसे विनती कर रहा हूँ कि भाई आप इस तारीख के बाद अगर कर सकें तो। नहीं तो जिस समय नाटक कर रहे हो तो उस समय आप
के लिए थोड़ा मुश्किल हो पाता है। अपने आप सिनेमा भी कर पाना और नाटक भी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको एक समय तो चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेटेड समय चाहिए होता है नाटक तैयार करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई भी नया शख्स अगर बम्बई आके इस प्रोफेशन को सीरियसली ना, उसमें डायरेक्शन भी हो सकती है, एक्टिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सो क्राफ्ट के अलावा आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग इस प्रोफेशन को अगर आपने अपनाना है या फिर आपको इसमें सफलता पानी है या फिर आपको उस जर्नी में जाना है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसको क्या एक थॉट लेके आने के लिए बोलोगे बम्बई अगर कोई आ रहा है या फिर इस प्रोफेशन में आ रहा है? मैं असल में किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे बड़ी समस्या वही निकलती है कि हर आदमी जो थोड़ा बहुत काम कर लेता है वो अपने फार्मूलेज तय कर लेता है और लगता है यही फार्मूला है, या यही अंक गणित है जो आपको सफल बनाएगा या आपको एक अच्छा अभिनेता बना देगा। या मुझे मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी जर्नी है, अपनी यात्रा है और उसकी खोज है। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि तो फिर सालों पहले ये हो जाता है कि हमारे पास तो इतने सफल अभिनेता हुए हैं, इतने सक्सेसफुल अभिनेता हुए हैं और इतनी किताबें लिखी गई हैं, तो फिर तो किसी को असफल होने का, किसी को ख़राब परफॉर्मेंस देने का कोई चांस ही नहीं है। वो तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये जीवन है और आप अपना जीवन अपने तरीके से, अपने अनुभव से उसको स्वीकार कीजिए। आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे अनुभव से आप, हाँ कुछ मिल सकता है लेकिन वो मैं नहीं बता सकता। वो आपको मैं खोजना अपने आप पड़ेगा। को, आप खोजिए। आप मतलब मैंने जैसे मैं जब परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, अपने कलीग्स की परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, अपने ड्रामा स्कूल में जो मेरे से बाद में हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, किसी भी एक्टर की, यंग एक्टर की परफॉर्मेंस देखता हूँ, उससे मुझे क्या मिलता है वो कमाल की चीज़ है। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे मैं उसको डिफ़ाइन कर पाऊँ तो थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है आपको बस एक ही चीज़ कह पाता हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो काम इतना ज़रूरी है आपके लिए, क्या आप ये करना ही चाहते कितना हैं, इसके इम्पोर्टेंट बगैर है नहीं। वो हाँ, आपका? अगर ज़रूरी है तो, और फिर क्यों करना है, ये दो चीज़ें अगर आपके लिए हैं तो फिर आपका रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। रास्ता आसान हो सकता है इन द सेंस कि आपके डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी हो सकती है, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो तो आएंगी, कुछ को कम आएंगी, कुछ को ज़्यादा आएंगी। तो भाग्य का कितना योगदान है इसमें? आप बिलीव करते हो भाग्य कुछ नहीं, है? नहीं, मेरा मानना ये है कि भाग्य तो हमेशा मुझे लगता है कि हम पलट के देखते हैं ना। ही वॉज लकी, है ना, ही इज़ ही लकी। इज लकी। दूसरे को देखकर अपने आप को, यार जब घट रहा है तो वो कौन फैसले ले रहा है, आप ले रहे हैं ना। जो घटने वाला है वो आपके अतीत का उसमें बहुत बड़ा रोल है, जो आपने तब डिसीजन लिए होंगे वो उसकी वजह से आप यहाँ उसकी तक। वजह से। तो ये आप अपने जो कर्म है, जो आप काम कर रहे हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। आप पलट करके बोलिए यार मेरा लक खराब था, वो कहने के लिए अच्छी बात है, आपको सुकून देता है, एक तरह का आपको आपको कुशन देता है, वो भाग्य कुशन देता है आपको, और वो अच्छी चीज़ है। चूँकि हर आदमी अगर उसको बहुत ही, जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से देखेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे आपके जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जब आप मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं तो कई बार वो आकर के आपके कंधे पे हाथ रख देते हैं। भाग्य उसी तरह से होता है कि वो आपको अच्छा हो गया तो उसकी खुशी देता है, बुरा हो गया तो आपको ये देता है कि नहीं ये तो लिखा ही हुआ था आपके उसमें, तो आपको एक वो दे देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपकी यात्रा में उसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। उसका आपकी भूमिका आपके कर्म की होनी चाहिए, आपके काम की होनी चाहिए, जैसा भी आप करते हैं तो उसी का रोल होता है। मेरे लिए तो मैं वही मानता हूँ। तो आप भगवान पे बिलीव करते हैं या फिर स्पिरिचुअल हैं आप, या फिर मेडिटेट करते हैं या? ये जो भी मैं कहूँगा वो असल में झूठ होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं मेडिटेट करता हूँ। ईश्वर मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत, बहुत निजी वो है। मैं नास्तिक बहुत कड़ा शब्द होता है, लेकिन लगभग मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ। पूजा पाठ करते हुए
देखते हुए मैं ग्रैंडफादर ने मुझे जो चंदन लगाया है उनके साथ बैठ के जो वक्त गुजारे, मेरे पिताजी को पूजा करते हुए या चाचा को पूजा करते हुए उनको देखा है मैंने, और उसका सुकून मैंने देखा है। लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है। आप तार्किक हैं ज़्यादा। तार्किक भी नहीं कहूँगा मैं, मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे आसपास हैं। ईश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो मेरे आसपास हैं। अगर मैं उनका ख्याल रख पाता हूँ तो उससे बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं कितनी भी पूजा पाठ करूँ और उसके नाम पे मैं किसी को बेइज्जत करूँ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं असल में कोई एक शब्द है जहाँ मैं हाँ, जब समस्या होती है तो मैं ईश्वर को याद कर लेता हूँ, लेकिन मैं स्वरूप नहीं है ईश्वर का, हम ये नहीं नहीं, कह सकते। मैं धार्मिक नहीं हूँ और न मैं पूजा पाठ करता हूँ। समस्या होती है तो चूँकि मुझे सदियों से बताया गया है कि वो आपको सुकून देगा, तो मैं उनको एक बार याद कर लेता हूँ, और कई बार उनसे मेरी लड़ाई भी हो जाती है, ईश्वर से बहस भी हो जाती है, लेकिन उनसे जो मेरा संबंध है बहुत निजी संबंध है। लेकिन वो पूजा पाठ और धर्म का संबंध नहीं है, वो दोस्त का संबंध है। तो ये आपकी सोच पहले से ही थी या मतलब नहीं, समय के साथ? समय के साथ क्योंकि धार्मिक परिवार से आप थे। हाँ, लोग और मेरे मेरे धर्म भी हमारे परिवार में बदलता रहा है ना। धर्म तो संसार में बदलता रहा है, और वही धर्म सरवाइव किया है जो बदलता रहा है समय के साथ। ईश्वर हमने क्रिएट किया है ना, तो ईश्वर भी हमने बदले हैं। हमने अपने ईश्वर क्रिएट किए हैं अपनी सुविधा के लिए, और अब हम उसके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर जब पूजा करते थे तो उनके पूजा में वो पूजा इतनी कमाल की पूजा होती थी कि जब पूजा करते थे तो वो, और मैंने उनको अक्सर देखा कि पापा के रोने लगते थे, और वो वाइब क्रिएट होती थी मैंने उस कहा समय। तो वो क्या है वो शब्द, वो दुनिया जो वो देख रहे हैं रामचरितमानस में, वो क्या संसार देख रहे हैं जो उनको इतना भावुक करता है। फिर मैंने अपने पिताजी को पूजा करते हुए देखा है, जो उसी स्कूल से आते हैं, लेकिन वो जो पूजा करते थे तो उनके जीवन में ये हो कि पूजा करते हुए वो मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, चाय भी मंगा रहे हैं, दुनिया काम का उनके पूजा भी चल रही है। फिर तीसरी पूजा ये होती है, उनकी अगली जनरेशन की पूजा आती है कि अगरबत्ती दिखा दिया ईश्वर को और चले गए, वो खुद की सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना काम कर लिया। काम कर लिया। फिर ये होता है कि आप उसके पास उतना समय भी नहीं होता, आप चाहते चाहते आपने मंदिर देखा और आपने प्रणाम कर लिया, फिर वो भी छूट जाता। तो वो फॉर्म बदलता रहता है। लेकिन अगर किसी भी रिलीजन ने आपके अंदर इतना छोटा सा हिस्सा रखा है कि मैं इसको हर्ट नहीं करूँगा, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को मैं हर्ट नहीं करूँगा, और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये रोज़ की लड़ाई है, और हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, जाने अनजाने हो जाती है होता चीज़ें। है, कई बार जानबूझ के भी लोग करते हैं, तो मैं उससे कोई अछूता नहीं। किसी का दिल दुखाना। लेकिन आप उसको लेकर अवेयर होते हैं अगर, तो आप बहुत धार्मिक हैं मेरे हिसाब से। आप अवेयर होते हो शायद, इसलिए आप कम वो गलतियां करते भी हो, है ना, कि किसी को हर्ट करने की। हाँ, तो अगर आप वो करते हो तो आप मेरे लिए आप धार्मिक हो, मेरा धर्म वो है। लेकिन अगर आप हर्ट कर रहे हो किसी को, और धर्म के नाम पे हर्ट कर रहे हो, भाषा के नाम पे हर्ट कर रहे हो, रंग के नाम पे हर्ट कर रहे हो, स्टेटस के नाम पे हर्ट कर रहे हो, किसी भी नाम पे हर्ट कर रहे हो, बहुत मुझे लगता है कि वो, अब मैं ये बोलते हुए मैं बहुत जजमेंटल साउंड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ही सज्ञानी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और मैं भी अपनी गलतियाँ करता जाता हूँ, इसके साथ भी मैं अपनी गलतियाँ करता जाता हूँ और उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। कई बार कर पाता हूँ, कई बार नहीं कर पाता हूँ, फिर उसके साथ जीने की आदत डालता हूँ कि अरे यार। तो अभी हम आखिरी चरण में हैं, तो आप अपनी कुछ पसंद की कुछ पंक्तियां जो आपने शुरुआत में गुनगुनाई थी, तो वो आप अगर अभी नहीं 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 मैं तो अरे बाप रे बाप, नहीं वो कुछ मैं तो सुनना ज़रूर वो चाहेंगे आपके। मेरी मेमोरी इतनी ख़राब है कि कुछ आप किसको पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल, उन्हीं में से कुछ?
मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। जैसे कोई ये सवाल पूछता है, मुझे कुछ नहीं सूझता है, मुझे कुछ नहीं सूझता है, मैं सुन्न हो जाता हूँ। तो वो अ, बंसीदा का एक नाटक किया था हमने, उसमें मैंने एक अर्जुन जब रेहनला बन के रहते हैं वो था, तो उस समय की एक वो कुछ पंक्तियाँ थी जो मैं उस समय, राजेश जोशी जी ने वो नाटक लिखा था, पंचरात्र, बहुत ही कमाल का नाटक था। तो उनकी वो मैं अक्सर कभी भी, मुझे बहुत कम याद है चीज़ें, तो वो थोड़ी बहुत याद रहती कि हवा ने फैला दिया है चहों ओर यज्ञ अग्नि को, दग्ध वृक्षों के कोटरों से उड़ रहे भयभीत पक्षी, उड़ रहे भयभीत पक्षी जो मृत्यु के समय उड़ रहे हो प्राण। ऐसे आगे चलती जाती है, तो ऐसे ही। और मैं बोलता हूँ कि यार मुझे और कुछ याद नहीं है कि या तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आपने you. समय दिया, और हमारी तरफ से बहुत और बहुत शुक्रिया। वैली कल्चर की तरफ से आपको एक खूबसूरत अरे तोहफा। यार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।